हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज हम जो बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 11th और 12th के अंदर बहुत काम में आने वाला है, जिसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम विमाओं के बारे में बात करेंगे कि विमा किस तरीके से किसी भौतिक राशि की निकाली जाती है, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहीं से आपका फाउंडेशन स्टार्ट होता है। यहाँ से आपकी एक नींव बनने लगती है। फिजिक्स को समझना है तो यहीं से अपन को स्टार्ट करना पड़ता है, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं मंगल सुधर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल्स मेंटोर मंगल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है मात्रक एवं मापन के बारे में बात करेंगे। इसको समझने से पहले हम बात करें कि ब्रह्मांड की जब संरचना हुई उस समय कोई भी चीज थी जिसको मापना था या जिनको तोड़ना था, तो उनके लिए क्या किया गया, उनको एक नाम दिया गया, ठीक है ना, जिसको हमने नाम दिया था भौतिक राशि। कि भाई भौतिक राशि होती क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी हम बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए भौतिक राशियां क्या होती है कि किसी भी ऐसी मतलब सारी राशियां जिनको या तो मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो सारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। जैसे बच्चे मैं बात करता हूं आपको एक मैं बोल रहा हूं कि इस मार्कर की लंबाई क्या है ना, तो आप क्या कर रहे हो, इस मार्कर की लंबाई को माप सकते हो। आप बोलते हो जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो लंबाई वो 10 सेंटीमीटर है, तो बच्चा आपने क्या बोला 10 सेंटीमीटर, यानी कि आप इस लंबाई को माप पा रहे हो ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गया, यानी कि लंबाई को हम माप सकते हैं, तो लंबाई क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गई, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि इस डस्टर की लंबाई क्या है, तो आप इस डस्टर की लंबाई को स्केल लोगे और स्केल की सहायता से इसकी लंबाई को आप ज्ञात करोगे, यानी कि लंबाई को अपन ज्ञात कर सकते हैं, उनको मापा जा सकता है, तो लंबाई एक भौतिक राशि हो गई। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हो सकती है। जैसे मैं बात करता हूं कि इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलोगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस समय इस कमरे का टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर रहे हो, माप सकते हो ना। तो तापमान, यानी कि आप तापमान को क्या कर रहे हो, माप रहे हो, तो तापमान भी क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गई। यानी कि वे सारी राशियां जिनको मापा जा सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो सारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। और उनका एक निश्चित मान होता है, एक निश्चित परिमाण होता है, ठीक है। यानी कि आपको पूछा जाए सिंपल सा कि भाई भौतिक राशियां होता क्या है, तो वे सारी राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, वे सारी राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, वो सारी क्या है, भौतिक राशियां हैं, ठीक है। तो देखिए वे सारी राशियां जिनको मापा जा सकता हो, मापा जा सकता हो, वो सारी क्या है, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। कोई भी भौतिक राशि हो सकती है जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, सिंपल सी डेफिनेशन है ना, ठीक है। अब बात आती है कि भौतिक राशियां जो होती है वो कितने टाइप की हो सकती है, इनकी बात करते हैं कि भौतिक राशियां होती है वो कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियों को अलग अलग बेस पर अलग अलग बांटा गया है। जैसे अपन बात कर सकते हैं दिशाओं के आधार पे, ठीक है ना। भौतिक राशियों के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे कि भाई दिशा के आधार पे भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है, और एक हम बात करेंगे, वो बात करेंगे, ठीक है, निर्भरता के आधार पे। एक बात करेंगे निर्भरता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, ठीक है, निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के।
सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कि भौतिक राशियां होती है वो डायरेक्शन के बेस पे कितने टाइप की हो सकती है। इनके आधार पर इनको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हम बात कर सकते हैं अदिश राशियों की, अदिश राशियां, इनको भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है हमारे को, अदिश राशियां क्या होती है। और एक दूसरी होती है वो होती है सदिश राशियां, दूसरी जो होती है वो बेटा होती है सदिश राशियां, ठीक है। नाम में आंसर है इसका स्केलर क्वांटिटी और इसे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अदिश राशियों का मतलब होता है वे सारी राशियां, बहुत सारी भौतिक राशियां है ना, तो वे सारी भौतिक राशियां जिनको ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वो सारी की सारी जो राशियां होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बात करता हूं तापमान की, ठीक है ना, बात कर सकते हैं अपन द्रव्यमान की, ये सारी क्या, अभी बेटा इस पे ध्यान नहीं देना आपको, है ना, कैसे अदिश राशियां हैं इसको अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, अच्छे से पढ़ने वाले इसको। सदिश राशियों के अंदर अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, बल का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, वेग का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, त्वरण का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इसको अच्छे से देखेंगे अपन। विद्युत क्षेत्र हो गया है, ठीक है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र एंड सो ऑन, बहुत सारी सदिश राशियां हैं, वन बाय वन करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे आपको याद होते जाएंगे वैसे, ठीक है। हमारे को इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वो पढ़ना है निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर जो भौतिक राशियों को डिवाइड किया गया है दो भागों में, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, और एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इसे बोला जाता है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, ठीक है। मूल भौतिक राशियां का मतलब होता है, देखो नाम में आंसर बेटा, इस पे आपको मतलब सोचना भी नहीं। मूल यानी कि जो पहले से फिक्स हो, जिसको किसी दूसरी भौतिक राशियों की सहायता से डेराइव नहीं किया जा सकता है, वे सारी भौतिक राशियां जिनको किसी दूसरी भौतिक राशियों की सहायता से डेराइव नहीं कर सकते हैं, वो सारी भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों के अंतर्गत आती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, देखो नाम में आंसर है, ठीक है ना, वे भौतिक राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है वो सारी क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, पूरक राशियां भी होती है जो कि न तो मूल के अंदर है और न ही व्युत्पन्न के अंदर है, वो एक अलग से है, ठीक है। उसको अपन नोट करके लिख लेते हैं कि इसके अलावा भी एक पूरक भौतिक राशियां भी होती हैं, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। एक तो होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये था भौतिक राशियों के बारे में सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि भौतिक राशियां क्या होती है। वे सारी राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तोला जा सकता है, वे सारी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि देखिए कोई भी भौतिक राशि, ठीक है ना, कोई भी भौतिक राशि का आप मान ज्ञात करते हो, किसी भी भौतिक राशि का, जब भी आप किसी भी भौतिक राशि का मान ज्ञात करते हैं तो उसका मान ज्ञात करते समय आपके पास में दो वैल्यू काम में आती है। जैसे बेटा मैंने बोला आपको कि इस डस्टर की लंबाई कितनी है, ठीक है। लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है क्योंकि लंबाई को आप माप सकते हो, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे से या किसी लाले से मैंने पूछा कि भाई बता इसके लंबाई कितनी है, उसने आंसर दिया 10 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर यानी कि मैं लंबाई को क्या लिखूंगा, लंबाई को इस तरीके से लिखूंगा, लंबाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी कि ये लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है और इसका मान कितना निकल के आया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि जब किसी भी भौतिक राशि को आप ज्ञात करने जाओगे, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, जब भी आप किसी भौतिक राशि को ज्ञात करने जाओगे तो उसके अंदर दो तरीके की वैल्यू आपको मिलेगी। एक तो मिलेगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू जिसे बोला जाता है आंकिक मान, जिसे बोला जाता है आंकिक मान। और एक बेटा होता है उसके पीछे आप एक काम में लेते हो मात्रक। क्या काम में लोगे, मात्रक काम में लोगे।
ठीक है ना। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का जब भी आप मान ज्ञात करने जाओगे उसके अंदर दो तरीके की वैल्यू निकल के आएगी। एक तो उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और एक उसके पीछे मात्रक लिखा हुआ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि किसी कमरे का टेम्परेचर कितना है, जैसे आप तापमान निकाल रहे हो, और किसी लाले ने मेरे को बोला कि सर इसका जो तापमान है वो तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब भी क्या है, देखो इसके अंदर भी एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, एक इसका मात्रक निकल के आएगा। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई भी भौतिक राशि को जब आप ज्ञात करने जाते हैं तो उसके आंसर में दो तरीके की वैल्यू निकल के आती है। एक तो उसकी आंकिक मान होता है और उसके पीछे एक आपको मात्रक की आवश्यकता होती है। बिना मात्रक के आप बात कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। यानी कि कोई भी भौतिक राशि के दो मान होंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे आंकिक मान की। सबसे पहले बात करेंगे आंकिक मान की कि सबसे पहले तो उसके अंदर एक तो आएगा उसका आंकिक मान, आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। एक होता है कि जब किसी भी भौतिक राशि का मान ज्ञात करते हैं तो एक संख्या हमारे को एक परिमाण प्राप्त होता है जिससे अपन उसका आंकिक मान कहते हैं, और एक होता है उसका मात्रक, ठीक है। अब मात्रक क्या होता है कि मात्रक हमारे किसी भी भौतिक राशि के लिए जब भी मापा जाता है तो उसके लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना मात्रक के हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना मात्रक के हमारे को आइडियाज भी नहीं होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल सा बोला कि मैं कह रहा हूं कि इसका मान है वो, इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आपको सीधा सीधा दिमाग में आ जाएगा कि हम लंबाई की बात करने वाले हैं, है ना। यानी कि मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि के लिए जब भी अपन न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो उसके पीछे एक निश्चित मान का मानक प्रयुक्त किया जाता है जिसे अपन मात्रक कहते हैं। यह क्या होता है, एक निश्चित परिमाण का मानक होता है, निश्चित परिमाण का मानक होता है। देखिए जब किसी भी भौतिक राशि का आप आंसर निकालने जाओगे, कोई भी भौतिक राशि, जैसे आप लंबाई ज्ञात करने जा रहे हैं ना, लंबाई आपने ज्ञात करी और लंबाई आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर दो वैल्यू निकल के आएगी 10 और उसके पीछे आप एक मात्रक काम में लोगे। आपने मीटर लिखा है तो वो क्या है, उसका मात्रक है। आपने जैसे इस कमरे का टेम्परेचर निकाला, इस कमरे का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री क्या है, उसका एक आंकिक मान है, एक संख्यात्मक मान है, और उसके पीछे आपने क्या लिखा, डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो क्या है, उसका एक मात्रक है। यानी कि क्या किया गया कि किसी भी भौतिक राशि को जब भी आप ज्ञात करने जाओगे बेटा तो उसके अंदर दो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो उसकी संख्या निकल के आएगी और उसके पीछे आप कोई ना कोई एक शब्द लिखोगे, यानी कि एक मात्रक लिखोगे, ठीक है ना। यानी कि कोई भी भौतिक राशि को जब भी आप ज्ञात करने जाते हैं दो वैल्यू निकल के आती है, एक तो संख्यात्मक मान जिसे अपन बोलते हैं आंकिक मान, ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, जिसे अपन क्या बोलेंगे, आंकिक मान, और एक इसके पीछे निकल आप उसके पीछे एक मात्रक काम में लेते हो, क्योंकि बिना मात्रक के किसी भी भौतिक राशि की आप बात कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और सब फिक्स के सभी भौतिक राशियों के लिए एक फिक्स मात्रक बना दिए कि भाई लंबाई के ये मात्रक होंगे, द्रव्यमान के ये वाले मात्रक होने वाले हैं, समय के ये वाले होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अपन मात्रक को काम में लेते हैं। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को जब आप ज्ञात करोगे और उसका जब भी आंसर निकालोगे बेटा तो उसके अंदर दो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो उसका संख्यात्मक मान होगा और उसके पीछे एक उसका मात्रक लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मात्रक क्या होता है, मात्रक फिक्स कर दिए गए हैं, एक निश्चित परिमाण की एक वैल्यू होती है कि भाई 10 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा। यानी कि मीटर को भी हमने एक फिक्स डिफाइन कर दिया कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम में जो वैल्यू होती है वो 1000 ग्राम होती है। तो आपने क्या कर दिया, मात्रक को एक फिक्स कर दिया। कोई भी मात्रक होता है वो निश्चित परिमाण का एक मानक होता है। यानी कि मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है, निश्चित परिमाण का एक मानक, निश्चित परिमाण का मानक, निश्चित परिमाण का मानक होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने बोला कि आपको एक लंबाई निकालनी है, ठीक है, तो आपने जैसे इस मार्कर की लंबाई निकालनी है तो आपने लंबाई लिखा, लंबाई बराबर क्या लिखोगे, लंबाई की जो भी वैल्यू निकल के आएगी आंसर उसको लिखेंगे अपन क्यू से लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्यू से लिखते हैं, भौतिक राशि बराबर
उसके अंदर एक तो होगा उसका आंकिक मान और उसके पीछे क्या होगा उसका आंकिक मान और उसके पीछे क्या होगा उसका मात्रक होगा। क्लियर है? जैसे आपकी लंबाई निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 क्या है उसका आंकिक मान है, जिसे आंकिक मान को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि इसे लिखेंगे एन से बच्चा। और ये मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक है जिसे अपन लिखेंगे यूनिट। मात्रक को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट, इसलिए पीछे लिख लेते हैं यू। यानी कि कोई भी जब आंसर लिखेंगे जनरल फॉर्मूला एक बना लेंगे अपन, Q बराबर एन यू लिख सकते हैं। क्लियर है? Q बराबर एन यू लिखा जा सकता है। किसी भी भौतिक राशि के मान को इस तरीके से अपन लिखेंगे। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन यू। एन और यू का गुणा जो निकल के आएगा उसी को अपन Q बोलेंगे। ठीक है, एक बेटा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी u की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं, यदि आपका न्यूमेरिकल यानी कि n आपका कांस्टेंट है, यदि n क्या है, यदि n नियत है, यदि n नियत है तो आप क्या लिख सकते हो, आपका जो Q है वो आपका फिक्स है वैल्यू, Q नियत है तो आप लिख सकते हो n समानुपाती 1/u। अभी आपको सिर्फ इतना लिखो, ये क्या होता है समानुपाती वगैरह आगे सीखेंगे इस चीज को। अभी समझो कि ये आपका कांस्टेंट होता है तो इसको लिखा जा सकता है n समानुपाती 1/u करके इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कोई वैल्यू आपकी 8 है। ठीक है, जैसे कोई वैल्यू 8 है तो 8 को लिखने के तरीके देखो, आप 2 × 1 भी लिख सकते हो, या फिर 8 बराबर ऐसा भी होता है 4 × 2 भी लिख सकते हो इसे आप, या फिर इसे लिखा जा सकता है 2 × 4 भी लिखा जा सकता है, या फिर इसे लिखा जा सकता है 1 × 8, या फिर आप इसको इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपने 8 को फिक्स कर दिया है। 8 को फिक्स करोगे तो इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो 8 आना चाहिए। यानी कि देखो ये 4 है तो ये 2 है, आपने इसको थोड़ा सा कम किया तो ये आपका बढ़ेगा, आपने और कम किया तो ये थोड़ा और बढ़ेगा। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 8 आना चाहिए। 8 तभी आ सकता है जब एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इसी मार्कर की आपको लंबाई ज्ञात करनी है तो आप लंबाई 10 सेंटीमीटर ज्ञात करते हो, कोई इसकी लंबाई को 0.1 मीटर बताता है, कोई इसकी लंबाई को 100 mm बताता है। तो आप यदि अलग अलग मात्रक काम में लोगे तो उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी अलग अलग आ सकती है, क्योंकि मात्रक छोटे या बड़े काम में लेने, जैसे जैसे आप मात्रक बड़ा लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी, और आपने मात्रक छोटा लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को बोला, ठीक है, इस क्लास में बैठे हुए 3 बच्चे हैं जिनके नाम है, एक का नाम है लाला। लाला को मैंने बोला कि भाई बोल लाला। लाला को मैंने बोला कि भाई बता लाला इसकी लंबाई कितनी है, इस मार्कर की लंबाई। तो उसने बोला सर इसकी जो लंबाई है वो 0.1 मीटर है। ठीक है, मान लिया मैंने भाई। फिर मैंने यही सवाल पूछा उसके दोस्त काका को, पूछा भाई काका तू बोल तो इसकी लंबाई कितनी है। तो बोलेगा सर लाला को कुछ नहीं आता, ये आंसर जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है, मेरा जो आंसर आ रहा है वो तो कुछ अलग ही आ रहा है, और मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो तो सर 10 सेंटीमीटर के निकल के आ रहा है। ठीक है ना। फिर मैंने किसी तीसरे बच्चे से पूछा, बाबू को पूछा, मैंने कहा भाई बाबू तू बता अपना आंसर क्या निकल के आ रहा है। बाबू को पूछा तो बाबू बोल रहे सर ये दोनों ही बावड़ है, दोनों गधे हैं, इनको कुछ नहीं आता, आंसर जो निकल के आ रहा है मेरा तो वो कुछ अलग ही निकल के आ रहा है, और मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो 100 mm निकल के आ रहा है, और मैं सही हूं। फिर मैंने तीनों को नोटिस किया, मैंने कहा एक ही मार्कर है, यही मार्कर है, यानी कि आपकी भौतिक राशि फिक्स है, तीनों का आंसर अलग अलग निकल के आ रहा है। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर को काम में ले रहा है, दूसरा मीटर को काम में ले रहा है, एक इसको मिलीमीटर में माप रहा है, तो ऑब्वियसली उनके जो आंसर है वो भी अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है ना, तीनों ही उनके जो आंसर निकाले हैं तीनों ने, वो तीनों की सही है, लाला का भी सही है, काका बाबू और तीनों का सही है। तो सर ये आंसर अलग अलग क्यों है? अरे न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग निकल के आ रही, क्योंकि उन्होंने मात्रक डिफरेंट काम में ले लिए। क्लियर है, मात्रक अलग अलग काम में लेने की वजह से उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग अलग निकल के आई। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मिलीमीटर होता है वो सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा सेंटीमीटर होता है, और उससे बड़ा मीटर होता है।
यानी कि आप क्या कर रहे हो, मात्रक को बढ़ाते जा रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी आप मात्रक को बढ़ाते जा रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू को घटना ही है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 थी, फिर 10 हो गई, 0.1 हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने मिलीमीटर काम में लिया, मात्रक छोटा काम में लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा निकल के आई, और आपने मात्रक बड़ा काम में लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी निकल के आएगी। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, क्योंकि आप एक ही भौतिक राशि की बात कर रहे हैं, इसी मार्कर की ही बात कर रहे हैं। आप चाहे सेंटीमीटर में मापो, मीटर में मापो या मिलीमीटर में मापो, तीनों में इसका जो आंसर निकल के आएगा वो बराबर ही निकल के आएगा। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो टोटल आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मात्रक से जो आंसर निकालोगे वो तीनों का सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि तीनों का आंसर सही है, यानी कि जो लंबाई माप रहे हैं इस मार्कर की, उस लंबाई को Q से लिखेंगे। Q इज इक्वल टू 0.1 मीटर भी सही है, 10 सेंटीमीटर भी सही है और 100 mm भी सही है। तीनों ही आंसर सही है। क्लियर है? क्योंकि इसने जो न्यूमेरिकल वैल्यू काम में ली है वो N1 0.1 काम में लिया, तो इसको पीछे लगाना पड़ा, मीटर लगाना पड़ा। ठीक है, जिसे अपन U1 से, यानी कि इसने जो यूनिट काम में लिया वो मीटर काम में लिया, जिसको मैं नाम दे देता हूं U1। इसने मात्र को थोड़ा और छोटा किया, मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर में काम लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि दोनों का मल्टीप्लाई फिक्स होना चाहिए, एक वैल्यू यदि आप घटाते हो तो दूसरी वैल्यू को बढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, जिसको मैं लिख लेता हूँ N2 से और यूनिट को लिख लेता हूँ U2 से। ठीक है, इसी प्रकार ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं N3 से लिख लेता हूँ, तो मात्र को मैं लिख लेता हूँ U3 से, और ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसी सेम मार्कर क्या है, तीनों के लिए सेम है, तो तीनों की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, सेम आएगी। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि n बढ़ने पर मात्रक घटता है तथा n घटने पर मात्रक की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मात्रक बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, और मात्रक घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, और इस संबंध को बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। एक होता है समानुपाती संबंध, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। समानुपाती संबंध का मतलब क्या होता है कि किसी एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का भी बढ़ना, या फिर किसी राशि के घटने पर उस दूसरी राशि का घटना, तो ये एक दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपात है। ठीक है, यदि उल्टा हो जाए, एक राशि को बढ़ाने पर किसी दूसरी राशि घट जाती है, या दूसरी पहली राशि को घटाने पर दूसरी राशि बढ़ जाती है, तो इसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। और व्युत्क्रमानुपाती संबंध को लिखा जाता है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इसे व्युत्क्रमानुपाती को लिखा जाता है, इसे बोलेंगे समानुपाती 1/u करके लिखेंगे, n समानुपाती 1/u। यदि मैं ऐसा लिखता n समानुपाती u, तो इसका मतलब तो होता है कि u और n दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। यहाँ पे समानुपाती तो लिखा है, लेकिन मैंने उल्टा करके लिखा है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। क्लियर है? यानी कि u की वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू घटेगी, और u की वैल्यू घटेगी तो n की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का रिलेशन होता है। तो ये तो हमने बात करी है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक की बात करी है। आगे अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसके अंदर कितने सिस्टम काम में आते हैं, कौन कौन सी मात्रक पद्धतियां काम में आती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा है वो है मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम। देखिए, अलग अलग देश में अलग अलग मात्रक पद्धतियां काम में ली जाती हैं। मात्रक पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है MKS पद्धति, MKS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, और एक होता है बच्चा वो होता है FPS सिस्टम। ठीक है, FPS सिस्टम। देखो, नाम में आंसर है कि अलग अलग देश में अलग अलग मात्रक पद्धतियां बनाई गई, MKS सिस्टम, CGS पद्धति और एक है FPS पद्धति। इनका मतलब क्या होता है, 3 भौतिक राशियों को काम में लेकर के एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी राशियां काम में ली गई, लंबाई को काम में लिया गया, द्रव्यमान को काम में लिया गया और समय को काम में लिया गया। इन तीनों को काम में लेकर के एक मात्रक पद्धतियां बनाई गई। कौन कौन सी, MKS, CGS और FPS।
इस सिस्टम की जब भी अपन बात करेंगे तो इसके अंदर जो भी आंसर, जैसे आप लंबाई को ज्ञात कर रहे हो तो लंबाई जो भी निकल के आएगी आप उसको हमेशा मीटर के अंदर ही लिखोगे, यानी कि लंबाई को मापा जाता है मीटर में और के का मतलब होता है किलो। इसके अंदर जो भी द्रव्यमान आप मापोगे तो उसको हमेशा लिखोगे किलोग्राम में। क्लियर है? और एस का मतलब होता है सेकंड। इसके अंदर जब भी कोई भी समय आएगा तो उस समय को आपको हमेशा सेकंड के अंदर ही लेना है, यानी कि एम का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, शॉर्ट में बोला जाता है एमकेएस सिस्टम। क्लियर है? एक होता है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी अपन लंबाई की बात करेंगे, मैंने ये ध्यान रखना कि इन मात्रक पद्धतियों के अंदर एक तो लंबाई को काम में लिया गया, एक द्रव्यमान को काम में लिया गया और एक समय को काम में लिया गया तथा समय को। ठीक है, तीन भौतिक राशियों को काम में लिया गया। इसके अंदर जब भी हम लंबाई को मापेंगे, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। जब भी अपन मापेंगे तो सेंटीमीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, और जब भी द्रव्यमान आएगा तो उस द्रव्यमान को हमेशा ग्राम में मापना है। किसमें मेजर करोगे? ग्राम के अंदर। और जब भी, यानी कि इसको लिखा जा सकता है, ग्राम लिख दो ब्रैकेट के अंदर। और समय जब भी अपन लिखेंगे तो वो सेकंड के अंदर लिखेंगे, यानी कि पीछे लिख देंगे सेकंड एस के अंदर। समय तो दोनों के अंदर ही, सेकंड के अंदर ही मेजर किया जाता है, इस बात का ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस यानी कि इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। ब्रिटिश के अंदर काम में, मतलब ब्रिटेन के अंदर काम में ली जाती है। देखिए, एफ का मतलब होता है फुट। यहां पर जब भी अपन लंबाई को मापेंगे इस पद्धति के अंदर तो अपन फुट में ही मापेंगे। ठीक है, अपन फुट के अंदर ही मापने वाले हैं। जब भी अपन द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसे अपन पाउंड्स में मापेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहां पर जब भी अपन बात करेंगे तो पाउंड्स में मापना है। क्लियर है? द्रव्यमान को। और समय तो इसके अंदर भी क्या है? सेकंड के अंदर। समय इसके अंदर भी जब भी मेजर करोगे तो वो आपको सेकंड के अंदर ही मेजर करना है। तो ये थी मात्रक पद्धतियां। अब क्या था, इस मात्रक पद्धतियों के अंदर अलग अलग देश में अलग अलग मात्रक पद्धति काम में ली जा रही थी, तो उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकल के आ रही थी वो भी अलग आ रही थी। तो फिर क्या हुआ कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जो सभी जगह अप्लाई हो, ताकि हमारा जो आंसर है वो सभी जगह एक जैसा निकल के आए, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, जो सभी जगह पर मतलब चलाई जा सके। तो एक ऐसे ही सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम का नाम दिया गया एसआई सिस्टम नाम दिया गया। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई सिस्टम बनाया गया। उस एसआई सिस्टम को जो बनाया गया था वो बेस एमकेएस सिस्टम को ही काम में लेकर के बनाया गया। उसका जो बेस था वो कौन सा था? एमकेएस सिस्टम ही था। कि एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या किया गया कि एमकेएस सिस्टम में सिर्फ तीन ही भौतिक राशियों को मापा जा रहा था, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। इनके अंदर चार राशियां और जोड़ दी गई। ठीक है, उसके अंदर अपन बात कर सकते हैं विद्युत धारा, तापमान या पदार्थ की मात्रा तथा प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता। इन सभी को चारों को जोड़ करके यानी कि 7 राशियों को काम में लिया गया और एक अलग से सिस्टम बना दिया गया, एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति। ठीक है, जो सभी जगह प्रचलित है। एसआई सिस्टम के अंदर क्या किया गया? एसआई सिस्टम के अंदर कि जो एमकेएस पद्धति है उसी को ही आगे प्रसारित किया गया। उसी के अंदर ही 4 राशियां और जोड़ दी गई। कौन कौन सी जोड़ा गया? एक तो विद्युत धारा को जोड़ा गया, एक तापमान को, एक पदार्थ की मात्रा को और एक ज्योति तीव्रता को। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एक तो बात कर रहे थे अपन लंबाई की, वो तो एमकेएस में भी सर कर रहे थे। एक द्रव्यमान की, सर ये भी अपन एमकेएस में कर रहे थे, इसकी भी बात। और एक सर समय की, तो वो तो इसमें भी कर रहे थे, यहां पर भी करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं उसी का ही एक मॉडिफाइड पद्धति है, उसी का नाम एसआई सिस्टम है। इसके अंदर 4 और एक्स्ट्रा है। एक का नाम है विद्युत धारा, एक और भौतिक राशि है जिसका नाम है तापमान, एक और भौतिक राशि है जिसका नाम है पदार्थ की मात्रा, एक और भौतिक राशि है जिसका नाम है प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। ठीक है, एमकेएस सिस्टम को ही इसके अंदर 4 और राशियों को जोड़ करके एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम था एसआई सिस्टम। ठीक है, जो कि सभी जगह प्रचलित है।
देखिए अपन बात करें लंबाई को जब भी मापेंगे ऐसा सिस्टम के अंतर्गत, तो लंबाई को जब अपन मापेंगे तो वो किस में मापेंगे, हमेशा मीटर के अंदर मापना है, जिसका जो सिंबल होता है, ये तो मात्रक हो गया इसका प्रतीक की बात कर रहे हैं। इसके जो प्रतीक काम में लेंगे वो अपन स्मॉल m काम में लेंगे, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। एक बात करेंगे अपन द्रव्यमान की। द्रव्यमान को हमेशा जब भी इसके अंदर मापेंगे तो किलोग्राम के अंदर मापेंगे, किलोग्राम में, जिसके लिए अपन मात्रक काम में लेंगे केजी। एक अपन समय को जब भी मापेंगे इसके अंदर का, तो हमेशा आपको सेकंड के अंदर मेजर करना है, और सेकंड के लिए जो सिंबल काम में लेंगे वो छोटा s काम में लेंगे। विद्युत धारा की बात करें हमेशा एम्पियर के अंदर मापेंगे अपन, और एम्पियर के लिए जो अपन काम में लेंगे वो A काम में लेंगे। तापमान को जब भी मापेंगे अपन केल्विन के अंदर मापेंगे, और इसके लिए जो काम में लिया जाएगा वो काम में लिया जाएगा K। पदार्थ की मात्रा को अपन मोल में मापेंगे, और इसके लिए जो मात्रक काम में लिया जाएगा वो MOL काम में लिया जाएगा। और प्रदीपन तीव्रता को अपन मापेंगे कैंडेला में, ठीक है, जिसे अपन CD से लिखेंगे। तो ये थे एसएस सिस्टम के अंतर्गत 7 मूल भौतिक राशियां। इनको एक नाम दिया गया, इन राशियों को नाम दिया गया, ये फिक्स कर दी गई भौतिक राशि। एसएस सिस्टम ने क्या किया कि ये अपनी फिक्स भौतिक राशियां है, इनको किसी दूसरी भौतिक राशियों की सहायता से आप डेराइव नहीं कर सकते हैं, तो इनको नाम दिया गया मूल भौतिक राशियां। इनको बेटा क्या नाम दिया गया, मूल भौतिक राशियां, ठीक है, यही है मूल भौतिक राशियां। ठीक है, कितने प्रकार की होती है मूल भौतिक राशियां, 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता। और जब भी हमें ऐसा सिस्टम के अंदर इसको मेजर करेंगे तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पीयर में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और प्रदीपन तीव्रता को कैंडेला के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी जितनी भी राशियां जो शेष बची हुई है, समतल कोण तथा घन कोण को छोड़ करके, वो सारी राशियां को हमने बोलते हैं, उनको नाम दिया गया व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहा गया। क्या कहा गया उन्हें, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा जो भौतिक राशियां हैं उनको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोला जाता है, क्योंकि उन भौतिक राशियों को कहीं ना कहीं मूल भौतिक राशियों को काम में लेकर के ही बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड टाइप की आएगी उन्हें अपन बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मैंने बोला कि बच्चों बताइए कि जो क्षेत्रफल होता है वो कौन सी भौतिक राशि है, क्षेत्रफल कौन सी भौतिक राशि है। किसी लाला को मैंने पूछा या किसी लाली को पूछा, सर बार बार आप लाले का ही नाम ले रहे हो, लालिया फिर नाराज हो जाएगी ना, लालिया भी इसके अंदर इंक्लूड है, वो भी बता सकती है कि जैसे क्षेत्रफल है वो एक मूल भौतिक राशि है या व्युत्पन्न भौतिक राशि है। किसी बच्चे को यदि याद है मूल भौतिक सातों के नाम याद है तो अच्छी बात है कि वो वहां से चेक कर सकता है कि साथ में इसका कहीं ना कहीं नाम नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। ठीक है ना, ऐसे भी कलाकार होते हैं जिनको 7 नाम होते हैं, सर इसमें तो नाम नहीं है, ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। लेकिन आपको समझना है कि इसे व्युत्पन्न भौतिक राशि क्यों कहते हैं। क्लियर है ना। देखिए, कोई भी आप एरिया निकालने जाओगे तो उसके अंदर, जैसे मैं बात कर रहा हूं आयत, आयत का आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे। या फिर आपको बोला जाए किसी त्रिभुज का आपको एरिया निकालना है, तो त्रिभुज का आप एरिया निकालोगे तो लिखोगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऐसे लिखोगे ना। यानी कि जब भी अपन बात करेंगे किसी क्षेत्रफल की, तो उसके अंदर आपको 2 भुजाएं काम में लेनी है। कोई भी आप फॉर्मूला देख लो एरिया को उठा करके, उसके अंदर 2 भुजाएं आएगी ही आएगी। क्लियर है ना। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि आयत, जैसे ये हमारा आयत है, मैं बोलता हूं कि इसका ये इसकी लंबाई है,
और ये इसकी लाला चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है। मैंने बोला कि इसका आंसर निकालना, तो वो बोलेगा सर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर है? अब जब लिखेंगे फॉर्मूला तो लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई क्या है? मूल भौतिक राशि है, सही बात है, ये तो मूल भौतिक राशि है। चौड़ाई, अरे चौड़ाई भी तो लाला क्या है, एक टाइप की लंबाई। हाँ, हमने उसका नाम दिया है, दोनों का डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग पता करने के लिए इसको लंबाई मानेंगे तो इसको चौड़ाई नाम दे देंगे। चौड़ाई भी तो क्या होती है, एक टाइप की लंबाई ही तो होती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक टाइप की लंबाई ही है, बस उस लंबाई का हमने नाम दिया है चौड़ाई नाम दिया है, ताकि दोनों में विभेद हो सके। क्लियर है ना? यानी कि ये भी क्या है लंबाई और ये भी क्या है लंबाई, और हमें पता है कि लंबाई क्या है बेटा, मूल भौतिक राशि है। यानी कि यहां पर दो मूल भौतिक राशियों को काम में लिया गया है, एक मूल भौतिक राशि को दूसरी मूल भौतिक राशि से गुणा किया गया है, यानी कि दो यहां पर गुणा करने पर एक नई राशि प्राप्त हुई, क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल को हमने डायरेक्ट किसकी सहायता से किया है, लंबाई की सहायता से। दो लंबाइयों का गुणा करवाया और गुणा करवाने से हमारे को क्षेत्रफल मिला, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया, क्योंकि मूल भौतिक राशियों की सहायता से आपने इसको व्युत्पन्न किया है। क्लियर? क्षेत्रफल क्या हो गया, मूल भौतिक राशि नहीं है, ये एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। अपन बात करते जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा मैंने बोला कि चाल, चाल क्या है, मैं बोलता हूं कि चाल कैसी राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है या फिर मूल भौतिक राशि है। तो चाल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या होती है, एक टाइप की डिस्टेंस भी क्या है, एक टाइप की लंबाई है, यानी कि ये भी एक टाइप की लंबाई है बेटा, और ये तो समय तो है ही। लंबाई भी क्या है, मूल भौतिक राशि है, और ये भी क्या है, मूल भौतिक राशि है। यानी कि एक मूल भौतिक राशि के अंदर दूसरी मूल भौतिक राशि का हमने भाग दिया है, इससे एक नई राशि मिली जिसका नाम है चाल। यानी कि चाल को हमने मूल भौतिक राशियों की सहायता से डेराइव किया है, इसकी सहायता से हमने व्युत्पन्न किया है। तो चाल क्या होगी बेटा, व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी, क्योंकि इसको दो मूल भौतिक राशियों की सहायता से डेराइव किया गया। जैसे अपन बात कर सकते हैं आयतन, आयतन का जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको घनाभ का आयतन निकालना है, तो आप क्या करोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अरे ये भी एक टाइप की लंबाई, ये भी एक टाइप की लंबाई, ऊंचाई भी तो एक लंबाई होती है, यानी कि तीन लंबाइयों का गुणा किया गया है, यानी कि तीन मूल भौतिक राशियों का गुणा करवाया गया, जिससे एक नई भौतिक राशि आयतन मिली है। तो आयतन क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया, क्योंकि इसे मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया गया है। तो ये सारी यानी कि वे सारी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वे सारी भौतिक राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, उन सभी भौतिक राशियों को बोला जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ एक भौतिक राशियां दो भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनको न तो मूल भौतिक राशियों के अंदर रखा गया है और न ही उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंदर रखा गया है, उन्हें बोला जाता है पूरक भौतिक राशियां कहते हैं। पूरक भौतिक राशियां, उन्हें बोला जाता है पूरक भौतिक राशियां। ये नोट करके लिखोगे अलग से, आपको पूछा जाए पूरक भौतिक राशियां। ठीक है, इसके अंदर एक तो होता है समतल कोण, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है 10वीं तक वो आपने समतल कोण ही पढ़ा है। और एक होता है घनकोण, जिसका पहला आपका आमना सामना पहली बार होगा घनकोण का। ठीक है ना, आपने अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं है, पहली बार 11th क्लास में आकर के पढ़ोगे इसको, है ना। घनकोण, प्लेन एंगल, क्यूब एंगल, क्लियर है, इंग्लिश में बोला जाता है। समतल कोण का मतलब क्या होता है, किसी प्लेन में, ठीक है, किसी प्लेन के अंदर, किसी समतल के अंदर किसी चाप के द्वारा या किसी लंबाई के द्वारा या किसी रेखा के द्वारा जो कोण बनाया जाता है किसी बिंदु पर, उसे बोला जाता है समतल कोण। जैसे इसको समझने का एक बढ़िया सा तरीका हो सकता है, जैसे मैं व्रत की बात करता हूं, एक व्रत है जैसे, ठीक है, ये व्रत है, इसका सेंटर यहां पर होगा, एक बिंदु है ए यहां पर, और मैं कह रहा हूं कि एक आदमी है, वो एक आदमी ए बिंदु से बिंदु बी पे चल के जा रहा है, यहां तक जा रहा है।
यानी कि वो यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यहां पर इसने चाप बनाया है। तो ये जो चाप है इस सेंटर पे जितना भी कोण अंतरित करेगा, जितना भी कोण बनाएगा बच्चा, देखिए कितना कोण बनाएगा, पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, अब इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, यानी कि इसने यहां से यहां तक चल के गया है, यानी कि इसने जो कोण बनाया वो ये वाला बनाया है। और इसी कोण को बोला जाता है समतल कोण कहते हैं, इसे थीटा से लिखा जाता है। और आपने बचपन से लेकर के 10वीं तक आपने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है, ठीक है ना। किसी ने नहीं पढ़ा है वो बात अलग हो सकती है, सर मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। इसको निकालने का तरीका हो सकता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, समतल कोण को थीटा से व्यक्त किया जाता है और समतल कोण को लिखा जाता है थीटा इज इक्वल टू, इसे लिखा जाता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। ये चाप कितना है उसकी वैल्यू निकाल दो, ये त्रिज्या कितनी होती है ये निकाल दो, यहां पे रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। और इसका जो भी मात्रक आप काम में लोगे वो मात्रक आपको काम में लेना है रेडियन। क्या काम में लोगे, जो भी आंसर यहाँ पे निकल के आएगा उस मात्रक का जब भी नाम रखोगे, उस मात्रक का नाम जो रखोगे वो आप रखोगे रेडियन के अंदर। किसमें बेटा रखोगे, रेडियन के अंदर। और ये जो पूरा एंगल होता है, जब ये आदमी यहां से यहां तक चल के आएगा तो उस कंडीशन में एंगल जो निकल के आएगा वो मैक्सिमम एंगल निकल के आएगा। और मैक्सिमम जो एंगल होता है इसके अंदर उसकी जो वैल्यू होती है, थीटा का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है, यहाँ पे 2 पाई हो सकता है। क्लियर है, ये था समतल कोण। क्लियर है, हाँ इसको डिग्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जो रेडियन होता है उसको डिग्री में भी बदल सकते हैं और जो डिग्री होता है उसको रेडियन में भी बदल सकते हैं। जैसे आप याद रख सकते हो कि 180 डिग्री या 360 डिग्री का जब भी कोण बनेगा, क्योंकि जब पूरा एक वृत्त यहां से यहां तक कंप्लीट होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। और 360 डिग्री के कोण को यदि रेडियन में लिखना चाहते हो तो इसको लिखना पड़ेगा आपको 2 पाई रेडियन करके लिखना पड़ेगा, 2 पाई रेडियन। ये डिग्री में वैल्यू होती है, डिग्री में निकालोगे तो 360, रेडियन में लिखोगे तो 2 पाई। ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल के अंदर काम में आएगा, ये आपको बेटा पता होना ही चाहिए। एक होता है बेटा घन कोण। घन कोण क्या होता है इसको देखते हैं। घन कोण क्या होता है इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे हमारे पास में एक फुटबॉल है, ठीक है ना, फुटबॉल है, उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, बीच में एक पॉइंट होगा। अब फुटबॉल के ऊपर यदि आप कोई भी बनाना चाहोगे एक एरिया निकल के आएगा, ठीक है ना, कोई भी एक क्षेत्रफल निकल के आएगा, तो उस क्षेत्रफल के द्वारा उसके सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक एरिया है अपने पास में, ये वाला एक क्षेत्रफल है फुटबॉल के ऊपर, ये मैंने इस टाइप का बनाया। आपने कोण खाया होगा है ना कभी, कोण एंगल, इसे कोण एंगल भी बोला जाता है, आपने खाया होगा तो आपने देखा होगा कि जो कोण होता है ऊपर से एक उसका वृत्त के जैसा शेप दिखता है, तो वृत्त का क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकल के आएगा। और वो क्षेत्रफल कोण का जो सबसे नीचे वाला नुकीला जो सिरा होता है उसके यदि अपन सेंटर माने तो उस सेंटर पे ऊपर वाला जो एरिया होता है, नीचे सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा उसी एंगल को बोला जाता है घनकोण बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते, जैसे ये हमारे पास में कोण है और यहां से ये नुकीला सिरा होता है, यहां पर ये जो एंगल बनता है इसी एंगल को बोला जाता है घनकोण। क्लियर है, इसे ओमेगा से लिखा जाता है। तो किसी इसकी वैल्यू को कैसे निकालें, इसकी वैल्यू को भी निकालने का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू, इसमें ये एरिया काम में लिया जाता है, इसमें अपन क्षेत्रफल काम में लेते हैं कि जो भी क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल यहां पे लिख दो, और जो भी यहां से यहां तक जो लंबाई होती है वो लंबाई यानी कि इसको अपन बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या यहां पे लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है घनकोण निकालने का। क्लियर है, एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल का छोटा सा पीस आपको ऊपर का एक एरिया दे दिया और आपको बोला जाएगा इस एरिया के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, तो उसका एरिया निकाल दो, कितनी त्रिज्या है उस गोले की फुटबॉल की उसको यहाँ पे लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो, इसको सोल्व करो, आंसर निकल के आएगा। इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अपन पूरे फुटबॉल को ले लिया जाए यानी कि उसका पूरा एरिया ले लिया जाए तो पूरा एरिया कितना एंगल बनाएगा उसी को बोला जाता है, उसका मैक्सिमम एंगल निकाला जाएगा। और ये जो मैक्सिमम एंगल निकल के आता है अधिकतम मान, इसे ओमेगा से लिखा जाता है, और ओमेगा का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 4 पाई होती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है, और इसका जब भी पीछे मात्रक काम में लेंगे तो मात्रक जो काम में लिया जाता है इसका वो काम में लिया जाता है स्टेरेडियन।
SR से इसका सिंबल काम में लिया जाता है, स्टेरेडियन। तो ये थी मूल मतलब भौतिक राशि के हमने डेफिनेशन को देखा, कितने टाइप की भौतिक राशियां होती है उनको देखा, कोई भी भौतिक राशि के अंदर दो वैल्यू काम में आती है उनको हमने देखा, Q की वैल्यू n U के बराबर होती है, n और U का गुणा एक फिक्स होता है, n बढ़ेगा तो U घटेगा, n घटेगा तो U बढ़ेगा, उनको देखा हमने। उसके बाद में मात्रक सिस्टम को देखा और उसके बाद में हमने उसके अंदर पूरे भौतिक राशियों को देखा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं और एक नए लेक्चर मतलब नए टॉपिक के साथ में। उस टॉपिक का नाम होगा विमीय समीकरण। ठीक है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके सवाल भी बनते हैं नीट के अंदर, IIT के अंदर इसके सवाल भी आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।